ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग ये बताइए कमेंट करके मेरे क्लास में कुछ कंटिन्यू करने से पहले, जो मैंने कल तक 2 लेक्चर में अब तक जो बताया है, आपने जैसे क्लास की होगी, उसको घर पे तैयार किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, एकदम क्लियर है सब कुछ? बासु, सृष्टि, बेटा बताइए फटाफट, कमेंट करके बताओ। एकदम क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है ना? कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही किसी भी तरीके की? नहीं, यस सर का मतलब समस्या है वासु? ये बताओ ना, एकदम मतलब क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन किए थे बासु, है ना? बासु बहुत अच्छी मजाक करती है बेचारी, है ना? मैंने कहा क्लियर है, नहीं है, यस सर। अब दोनों बातें हो गई, नहीं है। ठीक है बासु, चलिए ठीक है बेटा, इधर देखो, कोई नहीं। देखिए, काउंटेबिलिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू सर्च वन वन ऑन टू फंक्शन। मैं उसी पे जा रहा हूँ, है ना? कल तक जो मैंने सिखाया था उसी से काम होना है। अब सारा जो 2 लेक्चर में सिखाया उसी से होना है काउंटेबिलिटी का काम। चलिए देखिए, थ्योरम है बेटा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखिए तरुण शर्मा जी, जेम में एक सवाल मिल जाएगा आपको काउंटेबिलिटी से, 110%। डायरेक्ट टिक मारोगे, चिंता मत करो, सॉल्व भी मत करना, सीधे सीधे टिक करेंगे आप। देखिए सर, थ्योरम ये है, एवरी इनफाइनाइट सेट, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज a countable subset every infinite set has a countable subset देखिए इधर सुने, ये है प्रूफ, सुनना बेटा। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, यानी अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक डिनोमिनेबल सेट मिलेगा, डिनोमिनेबल सबसेट मिलेगा। और डिनोमिनेबल सबसेट ही कैसा होता है? काउंटेबल होता है, राइट? तो जरा देखिए, मैंने क्या किया, मान लिया लेट ए इज इनफाइनाइट सेट, ए इज इनफाइनाइट सेट। आपकी संडे में भी क्लास होगी, और संडे में 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, कम से कम 2 या 2.5 घंटे की। छुट्टी की उम्मीद मत करना दिवाली पे एक भी दिन की। लेट ए इज इनफाइनाइट सेट, ए आपका इनफाइनाइट सेट, राइट? एंड मैंने ऐसा मान लिया, एंड A1 इज एलिमेंट ऑफ ए। A1 जो एलिमेंट है वो किसका है? ए का है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनफाइनाइट सेट में तो कुछ भी एलिमेंट मान सकते हैं ना, कुछ ना कुछ। इनफाइनाइट सेट है तो एम्प्टी तो होगा ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हम मान ही सकते हैं ना। हमने मान लिया। अब A1 एलिमेंट ए का है, और लॉजिक ये है, अब यहां से जरा देखें, इनफाइनाइट ले रहे हैं हम ए के लिए, तो जरा देखें, क्योंकि ए इज इनफाइनाइट, ए इज इनफाइनाइट सेट, तो ये बात तो कन्फर्म है कि सेट में A1 एलिमेंट है, सेट A1 के बराबर तो होगा नहीं। अरे इनफाइनाइट सिंगलेटन सेट कैसे इनफाइनाइट हो सकता है भाई? तो ये तो इसके बराबर होगा नहीं, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? तो इम्प्लाई दैट
देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट और एग्जिस्ट करेगा A2, जो एलिमेंट A2 है वो A1 के अब इक्वल नहीं है, एंड A2 बिलोंग्स टू A है, राइट। थोड़ा दिमाग पर जोर डालें। अब जरा फिर वही वाली बात यहां से, क्योंकि A कैसा है, A इज इनफाइनाइट सेट, यही लैंग्वेज आ रही है, कॉमा। अब A इज नॉट इक्वल टू किसके नहीं होगा, A1 A2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि A इनफाइनाइट सेट है। तो भाई पहले A1 माना था, फिर A2 और आ गया, तो दो सेट के अंदर दो ही एलिमेंट है, तो कैसे हो सकता है इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट है तो बराबर नहीं होगा। तो फिर वही कंडीशन इम्प्लाई दैट क्या, देयर एग्जिस्ट A3 नॉट इक्वल टू A1, नॉट इक्वल टू A1 और कॉमा A3 बिलोंग्स टू A, या एंड लिखे कॉमा करके लिखे, नो प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है, कॉमा। इसका मतलब क्या है फिर अब, क्योंकि A इज इनफाइनाइट सेट, कॉमा A इज नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 नहीं है इक्वल, फिर सेम टाइप से क्या आता जाएगा, इम्प्लाई दैट, अब मैं फालतू ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट A4 इज नॉट इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A1 कॉमा A4 बिलोंग्स टू A। हाँ जी, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, continuing like this, continuing like this, as long as be please, इसका मतलब समझ लीजिए, as long as be please, जब तक हम चाहें, जब तक हम चाहें, as long as be please, इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें तो क्या मिलेगा, then let a subset B of A as, मान लिया B, मैंने क्या लिख दिया, एज लॉन्ग एज बी प्लीज, जब तक हम चाहें, एक ऐसा सेट है इनफाइनाइट है, राइट। और ए में एलिमेंट कैसे ला रहे हैं, A1 फिर A2 फिर A1 A2 A3 फिर A1 A2 A3 A4, है ना। हम ए के लिए नहीं लिख रहे, स्टेटमेंट पढ़िए तरुण साहब, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज, किसको रखता है, काउंटेबल, वो बाद की बात है काउंटेबल, लेकिन किसको रखता है, सबसेट। तो हम ए इनफाइनाइट सेट है उसमें से एक सबसेट ढूंढ रहे हैं, ओके। तभी तो हमने लिखा कंटिन्यूइंग लाइक दिस एज लॉन्ग एज बी प्लीज, तब तक लिखते रहिए इस टाइप से जब तक आपका मन करे, राइट। किसी ने कहा कि साहब मैं तो 50 एलिमेंट तक लिखूंगा तो बी फाइनाइट हो जाएगा, किसी ने कहा नहीं साहब डॉट 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 मैं तो ऐसे ही लिखता रहूंगा तो बी इनफाइनाइट सबसेट हो जाएगा। तरुण शर्मा समझ आया क्यों लिख रहे हैं हम, यस और नो। ओके, क्वेश्चन जरूर किया करिए, अगर कहीं कोई आपको लगे ना कि ऐसा क्यों, तो क्वेश्चन जरूर किया करिए, पूछा करिए, टेंशन मत लो, हो जाएगा सिलेबस की चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हारे जब तक पेपर होंगे ना उससे लगभग एक हफ्ते पहले मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, सिलेबस की चिंता मत करो, इंटरनल एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा जितना आएगा वो, आप बस तैयारी करो, चीजों को समझो और कंसेप्चुअली समझो, और ऐसे समझो अगर आपसे कोई कहे कि लिखने को, तो इस टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो ना, यहाँ पढ़ लें क्लास में अटेंड करके, अगर कोई कहे कि हमें पढ़ा दो तो आप उस टॉपिक को पढ़ा सके, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर ऑफ साइंस MSc, है ना, मास्टर तो हो ही, बस थोड़े से उम्र में बड़े हैं आपसे, हैं तो दोनों ही बराबर, आप भी मास्टर और हम भी मास्टर। अब कौन सा टेलर मास्टर और कौन सा असली मास्टर है, ये तो
पढ़ के और पढ़ाने के बाद ही पता चलेगी। पढ़ के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मास्टर बन जाओ, ये दर्जी मास्टर टेलर मास्टर मत बनो। चलिए खैर आ जाओ वापस। क्लियर ये कंसेप्ट क्यों कर रहा था मैं? जब ए इनफाइनाइट, मेरा एक ही पर्पज है कि ए इनफाइनाइट, एवरी इनफाइनाइट सेट, तो ए इनफाइनाइट सेट है, तो मेरा पर्पज ये है कि पहले सबसेट ढूंढिए ए का, तब काउंटेबिलिटी की बात बाद की है कि काउंटेबल है कि नहीं है। राइट, ठीक है। अब लॉजिक क्या लगा है कि ए तो इनफाइनाइट है ही, इनफाइनाइट के प्रोसेस में ये चलता गया, ठीक है, चलते गए, नो प्रॉब्लम, इनफाइनाइट है। अब हमने कह दिया ये इक्वल नहीं है, तो इनफाइनाइट की कंडीशन होल्ड रही। लेकिन अब मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कंटिन्यू लाइक दिस एज लॉन्ग एज बी प्लीज, जब तक हम चाहें, किसी ने चाहा के साथ में तो n टाइम्स लिखूंगा तो बी फाइनाइट हो जाएगा। कोई कहेगा इनफाइनाइट लिखूंगा तो बी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो एक ही मोटिव था यहाँ से कि पहले सबसेट ढूंढा जाए, ढूंढ लिया। तो बी बराबर मैंने क्या लिख दिया, A1 A2 A3 डॉट डॉट, ऐसे ही छोड़ दिया। राइट, डॉट डॉट मैंने इसलिए छोड़ा है यहाँ पर, अब मैं दोनों पॉसिबिलिटी इंप्लाई करता हूं कि क्या, और ये किसका सबसेट है, सब मैं ऊपर ही लैंग्वेज लिख दी है, बी सबसेट ऑफ ए। राइट, तो किसका सबसेट है, ए का, लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने, नो प्रॉब्लम। यहां से देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये है कि इफ आपने ये कह दिया कि बी इज फाइनाइट, खत्म यार झंझट, बी इज फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट कैसा होता है, काउंटेबल, और फाइनाइट सेट कैसा होता है, डिनोमिनेबल। देख लो, डिनोमिनेबल सेट की डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने, काउंटेबल की सेट की तो डेफिनेशन मैंने बताई दी आपको। काउंटेबल के लिए ये कहा था या तो वो फाइनाइट हो या डिनोमिनेबल हो, और आप डिनोमिनेबल में क्या कहते हैं कि वो सेट डिनोमिनेबल होता है जो n के इक्विवेलेंट हो। तो b अगर फाइनाइट है, इसका मतलब है यहां से ये बात कंफर्म है अब, b इज फाइनाइट देन b इज काउंटेबल, b इज काउंटेबल, b इज काउंटेबल सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए इनफाइनाइट सेट है, उसका सबसेट काउंटेबल हो गया, खत्म। अब केस सेकंड ये है इंटरेस्टिंग, इफ बी इज इनफाइनाइट सेट, बी इज इनफाइनाइट सेट, ए लड़कियों एमएससी वाली सब, आप लोगों ने ईमानदारी से बताइए क्या फंक्शन का काम यूट्यूब चैनल से किया, झूठ मत बोलना, कमेंट करके बताइए किया, और रीमन का काम कंप्लीट कर रहे हो साथ के साथ। मैं जूम ऐप पे क्लास लेऊंगा एक आध दिन में, चिंता मत करो, सुनूंगा उसमें। जूम ऐप पे तो तुमसे बात होगी, इस क्लास में ही तो बात नहीं हो पाती, कमेंट के थ्रू बात हो पाती है, जूम ऐप पे तो होगी। मैं सुबह ही सुबह क्लास ज्वाइन करूंगा एक आध दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तब आपसे सुनूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ इसमें क्या होगा कैसे होगा। ये मत सोचना कि आपसे बात नहीं हो पा रही तो आप कुछ, हाँ करते रहिएगा जरा प्लीज। बी इज इनफाइनाइट सेट है, और बी इनफाइनाइट सेट है, और कैसा सेट है, ये है, तो कितना है, एंड बी बराबर कैसा है सेट, बी बराबर A1 A2 A3 डॉट डॉट। ठीक, अब मैं एक बात करता हूं यहां से, नाउ डिफाइन ए मैपिंग। इन प्रोसेस है बासु, तुम्हारी तो प्रोसेस ही कभी कंप्लीट ना हुई बेटी, मैंने तो तुम्हें कई साल देखा है बासु दीदी, आपसे तो अच्छे से परिचित हूं मैं। प्रोसेसिंग में है ना, प्रोसेसर खराब है बासु, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करता, प्रोसेसर है। बासु एक बात सुनना जरा, सब लोग सुनो, पहले बासु सुनो, तुम सुनो बासु, क्या है बेटी इधर सुने, सुनना जरा,
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कोई मैट्रिक्स है बेटा 3x3 ऑर्डर की, ठीक, कोई मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, हम कहें आपसे कि आइगन वैल्यू निकालिए या आइगन वेक्टर निकालिए, तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बड़े खुशी खुशी निकाल देते हो। जैसे ही 4 की कर दो, हाँ मर गए, है ना, और आगे बढ़ गए, जैसे हमने कह दिया कि मैट्रिक्स 5x5 की है, बस निकल गया दम। अब देखो कमेंट पोल, देखो जरा बासु बेटी, यहां तक हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे 4x4 की हो जाए कोशिश करेंगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हम 5x5 पे जाएं कोशिश करेंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम और आगे जाएं कि 6x6 7x7, सोई बस प्रॉब्लम, फिर प्रोसेसिंग और प्रोसेसर सब फेल। और सुनो, डिफेंस में जो आपके जो फाइटर रडार सिस्टम है ना, रडार सिस्टम जो सिग्नल कैच करता है कि कोई फाइटर जेट आ रहा है और कितनी स्पीड से आता है, उस फाइटर जेट की स्पीड कितनी होती है, देखिए आपने, मतलब देखिए, मतलब सुना होगा कि 2000 किलोमीटर पर आवर, 2500 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से आने वाले फाइटर जेट की रडार सिस्टम जो सिग्नल कैच करता है, उसमें एक मैट्रिक्स सॉल्व होती है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बेटी 16,000 बाई 16,000, इतनी रो और इतनी कॉलम, है ना। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल देता है रैंडमली, और ये ट्रेस कर लेता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से कि उसकी लोकेशन क्या है ना। कितना रैंडम सॉल्व करता है सोचिए, कितने शॉर्ट टाइम में, जिससे वो ट्रैक कर पाए, समझ रहे हैं। और कुछ कंट्रीज पर ऐसे फाइटर जेट हैं जिनकी स्पीड ज्यादा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो जो रडार सिस्टम है ना, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो रडार सिस्टम है वो जो सिग्नल कैच करता है वो इससे भी ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर पाता, समझ, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है डेवलप। तो तभी आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज के पास ऐसे फाइटर जेट हैं कि रडार सिस्टम उसको नहीं पकड़ पाते कि वो उनकी लोकेशन क्या है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं बासु क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम 2x2 3x3 और 4x4 तक ही मरने लगते हैं, है ना, मतलब बस निकल गया था, अब नहीं, प्रोसेसिंग और प्रोसेसर दोनों फेल। और यहाँ क्या हो रहा है, 16,000 बाई 16,000, 16,000 बाई 60,000 की मैट्रिक सॉल्व हो रही है, कितने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट सॉल्व हो रही है, आप सोचिए। वो सॉफ्टवेयर भी तो किसी ने डेवलप किया होगा, या वो कोई एलियंस लेके आया होगा किसी प्लेनेट से, बासु आप जैसे लोगों में से किसी ने बनाया होगा बेटी वो सॉफ्टवेयर। तो ये वर्ड यूज ना करें अब मेरे साथ, आप मास्टर्स में हैं बासु, ये वर्ड प्लीज मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे यहाँ पे। इन प्रोसेसर ना, इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग नहीं, कंप्लीट प्रोसेसिंग, कुछ नहीं, बस चाहिए, तैयार चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करिए। पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरा है बासु, पढ़ो दिन और रात, मरोगी नहीं ये बात तय है, नहीं पढ़ोगी तो जरूर मर जाओगी एक दिन। यार काम करो ना, ये क्या वर्डिंग है मास्टर्स के स्टूडेंट्स की, इन प्रोसेसिंग। चलिए, फोरियर सीरीज पढ़ी थी, फोरियर सीरीज के एप्लीकेशन बताऊं कितने मजेदार हैं। आप अपने फोन की स्क्रीन पर कोई पिक्चर आपने क्लिक की कैमरे से, और आप उस फोटो को कंप्रेस करते हो, छोटी करते हो, वो फोरियर सीरीज से ही कंप्रेस होती है। तो सोचिए, ये जो सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया होगा, जिसका इसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है आपके फोन में कि आप उसको कंप्रेस करते हैं, वो भी तो किसी ने बनाया होगा ना। अब क्या उसने फोरियर सीरीज को कितना रिसर्च करके पढ़ा होगा ढंग से, है ना। खैर, चलिए, तो आप जब आज इन चीजों को सीखेंगे ना, और पीजी में कहीं अच्छी जगह मान लो फाइट करके एग्जाम आपने जेआरएफ निकाल दिया, आप रिसर्च में चले गए, फिर आप भी ऐसे ही बनाओगे सॉफ्टवेयर। आज 16,000 भाई, कंट्री को जरूरत है आप जैसे बच्चों की, जो जाएं रिसर्च में जाएं, काम करें, और मैट्रिक 16,000 बाई 16,000 की जगह ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं कि 20,000 बाई 20,000 की मैट्रिक सॉल्व हो, और इंडियन है
सैटेलाइट भी पकड़ लें पाकिस्तान के फाइटर जेट को। बनेंगे कैसे? काम करेंगे तब बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। हम तो हो गए बुढ़े, हमारे तो बस की है ना, आप ही लोग बना सकते हो इधर सुने। खैर छोड़िए, ये सेट है। मैंने क्या किया यहां से, यहां सुनिए, चलिए। नाउ डिफाइन, नाउ डिफाइन, पढ़ाई तो होती रहेगी यार थोड़ी बहुत। नाउ डिफाइन ए मैपिंग, थोड़ा चीजें आपको बताएंगे हम, और अभी तो ऐसे ही बात की है, कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे भी, जिससे आपको ये अंदर से फील हो कि हमें काम करना चाहिए। केवल पढ़ा देना, थ्योरम प्रूव कर देना, क्वेश्चन करा देना ही कुछ पढ़ाना नहीं है। बच्चे को इतना मोटिवेट करना अपने टॉपिक पर कि वो पढ़ने को मजबूर हो जाए कि मुझे पढ़ना ही चाहिए। ये काम है टीचर का। सुने खैर, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, मैंने कह दिया एफ सच दैट एन टू बी, एन टू बी एज एफ ऑफ एन, एफ ऑफ सफिक्स में ए एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। क्या है बताओ? एन में से वन रखेंगे तो वन की इमेज क्या आ जाएगी, ए वन। टू रखेंगे, इमेज क्या आ जाएगी, ए टू। ये बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। इसलिए एफ इज, तो इंप्लाई दैट क्या, इंप्लाई दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू। एफ कैसा है आपका, वन वन एंड ऑन टू। अगर एफ वन 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 टू है तो इसका मतलब सेट बी कैसा हो गया, बी इज इक्विवेलेंट, सॉरी हाँ, बी इज इक्विवेलेंट टू एन। अब बी इक्विवेलेंट है किसके, एन के। इसका मतलब क्या, बी इज डिनोमिनेबल, इसलिए बी इज डिनोमिनेबल, बी आपका डिनोमिनेबल है। और अगर बी, अब सेट बी डिनोमिनेबल है, और काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, या तो बी सेट फाइनाइट हो या फिर डिनोमिनेबल हो। फाइनाइट में था, फाइनाइट कंसीडर किया केस फर्स्ट में, तो ऑटोमेटिक काउंटेबल हो गया। और इनफाइनाइट लिया तो बाय द मैपिंग कैसा हो गया, डिनोमिनेबल किसके, इक्विवेलेंट किसके, एन के, तो बी इज डिनोमिनेबल, तो इंप्लाई दैट बी इज काउंटेबल, बी आपका काउंटेबल है। अब इसका क्या मतलब है, हेंस, हेंस एवरी, हेंस एवरी इनफाइनाइट सेट, हेंस एवरी इनफाइनाइट सेट, हेंस एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, काउंटेबल सबसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम। आएंगे बेटी, थोड़ा तैयार कर लें, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, थोक के भाव चिंता मत करो। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ये तो करा ही दिया कि एवरी सबसेट, हाँ अच्छा ये तो कर दी मैंने कल, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, किसी भी काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल होता है। आज क्या करा दी, अभी एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, राइट, ये कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम आपकी है, नेक्स्ट है, अगर दो सेट ए और बी काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है थ्योरम ये थ्योरम। बस कल और होंगी दो थ्योरम, उसके बाद क्वेश्चन दो तीन, बस सोई टॉपिक खत्म। जैसे ही थ्योरम खत्म क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फटाफट फटाफट। क्योंकि अभी मुझे मैट्रिक्स टाइप के की भी और मैपिंग बनाना और सिखानी है। मेरा इसमें बेटा एक ही पर्पस है कि आप मैपिंग अरेंज करना सीख जाएं, बस मेरा काम खत्म फिर। देखिए, और जैसे ही आप सीखे तो अपने आप कर डालेंगे फिर सब कुछ। देखिए थ्योरम ये है कि इफ ए एंड बी आर काउंटेबल सेट, ए और बी कैसे सेट है, काउंटेबल, ए और बी एंड
A and B are countable sets, then A union B is countable. तो A यूनियन B भी कैसा होगा? काउंटेबल होगा। सबसे मेन ये है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि लिखना क्या स्टार्ट करें। एक तो यह कि थ्योरम हमने प्रूफ करना सिखा दी तो आप पढ़ लेते हो तो दिमाग में आ जाता है। सबसे मेन पता है क्या है? सुनिए कि जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज से आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशंस आना शुरू हो जाएं कि क्या क्या हो सकता है, और जो जो होगा उसी के अकॉर्डिंग कंसीडरेशन चलता है। अब जरा देखो, ए और बी दो काउंटेबल सेट है, हमें क्या चाहिए? यूनियन। और यूनियन कैसा कहना है मुझे? काउंटेबल। तो काउंटेबल की क्या पॉसिबिलिटी होती है? जो जो पीछे पढ़ लिया उसको इम्प्लाई करो, ऑब्जर्वेशन लाओ, और पिछली जो आपने पढ़ा है 2 लेक्चर में वहां से ऑब्जर्वेशन लाए और यहाँ इम्प्लाई करें। देखिए कैसे, देखिए जरा प्रूफ कितना मजेदार है। देखो, मैंने आपसे ऐसा कहा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ए और बी दोनों काउंटेबल है, नो डाउट। अब ये फालतू की बकवास है जो मैं कर रहा हूं सरेआम, वो कैसे? जरा एक बात बताओ, ए और बी काउंटेबल है तो ए और बी, सुनना जरा गौर से, काउंटेबल की डेफिनेशन में था कि ए और बी फाइनाइट भी हो सकते हैं या फिर डिनोमिनेबल हो। क्या लिखा था? ए सेट ए इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और डिनोमिनेबल, राइट? तो अगर दोनों ही फाइनाइट हो गए, तो अगर दोनों ही फाइनाइट हो गए तो मैंने क्या किया? लेट, मैंने एक थ्योरम कराई थी, ए इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू किसके मान लिया? बी के। और फाइनाइट सेट दोनों कैसे होते हैं? दोनों ही 5 के बराबर है, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे आपके? 5 सेट फाइनाइट होता है, मत मानो, चलो ऐसे मान लो, लेट ए एंड बी आर फाइनाइट। मैंने एक थ्योरम कराई थी कल बेटा कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट है तो उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा, ठीक? तो उन दोनों का यूनियन भी फाइनाइट होगा। तो देन थ्योरम कराई है मैंने, we know that if a and b are finite then union is also finite, तो imply that क्या? a union b is finite, और a union b अगर finite है, finite set कैसा होता है? countable, तो imply that a union b is countable, a union b is countable। एमएससी वाले बच्चों सुनो, देखो बेटा, रियल रियल मॉडर्न एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा, ठीक, फंक्शनल एनालिसिस और टोपोलॉजी और मीट्रिक स्पेस, ये अगर कहीं कोई सिलेबस में हो ना, मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए। टोपोलॉजी, ठीक, और मीट्रिक स्पेस, और एक और है स्पेस डायनामिक्स, पढ़िए, अगर मजा ना आए ना तब बताइएगा। रियल लाइफ से रिलेट करके चलेगा सब कुछ, पर टाइम दे पढ़ाने के लिए भाई। आप लोग ये जो करते हो ना गड़बड़ कि लास्ट टाइम अब नहीं हो रहा साहब, लाओ पढ़ लें, तो भैया डीएस वासने में तो तुम्हें बस पास होने के लायक पढ़ा देना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, तो वो तो दिमाग से निकाल लो कि यहाँ से कुछ होने वाला है, डिग्री मिलने वाली है बस। तो काम कोई करना नहीं चाहता, काम करने में कष्ट होता है बेटी, बहुत मेहनत लगती है चीजों को समझाने में। ए और भी फाइनाइट सेट है तो यूनियन भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट कैसा होता है आपका? काउंटेबल। केस सेकंड, केस सेकंड, हाँ। तरुण शर्मा जी कह रहे थे कि या तो दोनों फाइनाइट होंगे या फिर दोनों इनफाइनाइट होंगे। ये क्या मतलब है कि दोनों इनफाइनाइट होंगे भाई? मैं ना लिख रहा, लो मैं लिख लूंगा। देखिए, लेट वन ऑफ ए एंड बी इज फाइनाइट, इन दोनों में से कोई सा एक फाइनाइट है, एंड अदर इज
एंड अदर इज डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल का मतलब समझते हैं? डिनोमिनेबल की डेफिनेशन ये कहती है कि इनफाइनाइट है। अरे भैया, अगर सेट ए इनफाइनाइट है तो ए इक्विवेलेंट एन होता था, राइट? अगर ए इक्विवेलेंट एन है तो सेट ए में इनफाइनाइट एलिमेंट है। ये डिनोमिनेबल नाम तो फालतू का बकवास रख दिया, एक सुंदर सा नाम इसलिए रख दिया कि डिनोमिनेबल, कि ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाए फंक्शन का, वन वन और ऑन टू की मैपिंग का, राइट? उस क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं कि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन किससे डिफाइन होती है, कैसे डिफाइन, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन बताइए। और फिर ये कहा कि जो फाइनाइट सेट वो होता है जो इक्विवेलेंट हो एन एम के, है ना, एम कार्डिनल्स के सेट के, फाइनाइट सेट। और जो एम कार्डिनल्स के नहीं होता है वो फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट हो जाता है। और जो इक्विवेलेंट हो गया नेचुरल नंबर के सेट के साथ, वो डिनोमिनेबल हो गया, है ना। तो डिनोमिनेबल जो फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को, इनफाइनाइट सेट को और फाइनाइट सेट को आपको ये बताने के लिए कि उनमें वन वन और ऑन टू की मैपिंग होती है। बात समझ में आ गई? ये काउंटेबिलिटी की बात नहीं है। ठीक है, सुने जरा इधर। मैंने ये कहा कि इफ वन ऑफ ए एंड बी इज फाइनाइट एंड अदर इज डिनोमिनेबल। अदर इज डिनोमिनेबल का मतलब है भाई एक इनमें से इनफाइनाइट है, राइट? और दोनों ही डिनोमिनेबल ले लिए मींस तो दोनों ही इनफाइनाइट है। पहले मैंने क्या किया, ए और बी फाइनाइट, अब क्या किया, उन दोनों में से एक इनफाइनाइट और एक इनफाइनाइट, फिर बाद में कर दूंगा दोनों इनफाइनाइट। डिनोमिनेबल जैसे ही मैं कह दूंगा तो डिनोमिनेबल का मतलब ही क्या है कि वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ओके। क्योंकि डिनोमिनेबल की डेफिनेशन में था कि ए इक्विवेलेंट टू एन, वन वन ऑन टू की मैपिंग, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट अस सपोज लेट ए इज फाइनाइट, ए को मैंने फाइनाइट मान लिया, एंड बी इज डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल मीन्स इनफाइनाइट सेट, अंडरस्टूड? ए फाइनाइट सेट है तो मैंने मान लिया, फिर अब ये कितना फाइनाइट है क्या पता, तो 1 2 3 से तो फाइनाइट करेंगे नहीं, कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो जर्नल हो। तो हमने मान लिया लेट, तो इम्प्लाई दैट, भाड़ में जाओ, इम्प्लाई दैट ए इज इक्विवेलेंट टू एन एम। ए इक्विवेलेंट है किसके, एन एम के, ए इज इक्विवेलेंट टू एन एम, एंड बी इज डिनोमिनेबल, तो बी इज इक्विवेलेंट टू एन, राइट? इसका क्या मतलब है, अब ए इक्विवेलेंट एन एम के है, इसका मतलब क्या है कि इम्प्लाई दैट सेट ए में कैसे एलिमेंट, मैंने मान लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट AM, तभी तो इक्विवेलेंट होगा एनएम के। एंड बी में क्या एलिमेंट ले लिया मैंने, B1 B2 B3 डॉट डॉट, ऐसे ही छोड़ दिया, तभी ये तो नेचुरल नंबर के होगा, अभी बताया तो था पीछे वाली थ्योरम में। ओके, अब जरा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहां से देखिए मैंने क्या किया, एक सेट कंसीडर किया। देखना बेटा, यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, प्लीज यार, थोड़ा इधर से लिखता तो उधर आ जाती पूरी थ्योरम। चलो कोई नहीं, मैंने ऐसा कहा लेट C इक्वल टू B माइनस ए, दिमाग तोड़ा ये थोड़ा सा। A माइनस बी का मतलब समझते हैं कि अगर किसी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट B में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, चलिए B माइनस ए का मतलब है सेट ए, B माइनस ए के सेट में एलिमेंट X आएगा, सच दैट X एलिमेंट B का तो होगा लेकिन X एलिमेंट A का नहीं होगा। कहने का मतलब है इसमें जो एलिमेंट आएंगे तो कौन कौन से आएंगे बताओ, B माइनस ए के सेट में 1 2 3 के एलिमेंट निकाल दो, ये 1 2 3 निकाल दो, तो 4 5 6, राइट? यहां जाइए तो इसका मतलब क्या है कि सी में जो यहां से देखो, यही मैंने नाम दे दिया, चलो सी दे दिया नाम, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दैट इज सेट इज सी, ये सेट आपका सी है। तो सी सेट में जो एलिमेंट है 4 बाय 6 वो किस में, बी में नहीं है क्या,
है तो 4/6। तो सी बी माइनस ए एंड सी सबसेट ऑफ बी, राइट। और प्रॉपर लगा दीजिए, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। और सी कैसा सेट होगा यहाँ, किस में से एलिमेंट निकाल रहे हो आप, सेट ए में कितने एलिमेंट है, फाइनाइट, सेट बी में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से कोई फाइनाइट क्वांटिटी निकाल भी दो तो रहेगा तो इनफाइनाइट ही। कोई फाइनाइट क्वांटिटी अगर आप निकाल भी देंगे तो रहेगा तो वो क्या, तो इसका मतलब क्या है, एंड सी इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। और किसका सबसेट है यहाँ, बी का, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट, डिनोमिनेबल सेट बी। और डिनोमिनेबल सेट कैसा होता है, काउंटेबल, ठीक। तो अभी थ्योरम कराइए, क्या डिनोमिनेबल सेट बी कैसा है, इनफाइनाइट है, बी कैसा है, काउंटेबल है। चलो सी इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ किसका, इनफाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट बी, राइट। अभी मैंने क्या कहा था, अभी एक थ्योरम कराई थी जस्ट, बाहर में जा काउंटेबल वाउंटेबल, ये कहा था एवरी सबसेट, एवरी एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट। अभी इससे पीछे वाली थ्योरम थी, अब वो अलग बात है कि केस सेकंड, देखिए यहां से ये प्रॉपर्ली कंटेन सबसेट है इसका, सी का सबसेट है बी का, राइट। अब जरा एक बात जरा देखना यहां से, यही नहीं कहेंगे अभी, हम कुछ आगे चलते हैं, अभी करेंगे बात, देखिए जरा, क्योंकि ए इज फाइनाइट सेट, ए तो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, एंड बी इज एंड सी इज इनफाइनाइट सेट। बेटा एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे इस लाइन को इनफाइनाइट सेट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कहीं कोई डाउट ना हो, राइट। यहां लिखता हूं, देखना जरा क्लियरली, ये बात क्लियर है, क्लियरली, क्लियर इन योर माइंड, ये क्लियर है कैसे, जरा सुनना, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी बराबर क्या, ए में एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट डॉट कितने AM, और सी में एलिमेंट है C1 C2 C3 डॉट डॉट, सी इज इनफाइनाइट सेट। अब कहोगे चलो सी इनफाइनाइट सेट है, मैं एक लाइन यहां जोड़ देता हूं, सी इज इनफाइनाइट सेट, और वो भी कैसा, बी काउंटेबल है ना, और बी भी कैसा है, इन सी क्या है, सबसेट है किसका, किसी इनफाइनाइट सेट का, और एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, राइट। और कल एक थ्योरम कराई है, कल एक थ्योरम ये कराई थी, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, अगर बी काउंटेबल है, कल एक थ्योरम कराई थी मैंने कि एवरी सबसेट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, कल थ्योरम कराइए, कॉपी खोल के रख लीजिए, एवरी सबसेट इज काउंटेबल ऑफ ए काउंटेबल सेट, है तो कल वाली थ्योरम खोल के देख लो, स्टेटमेंट यार कॉपी रखा को सामने, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, चलो लिखे देता हूं, क्योंकि एवरी सबसेट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल थ्योरम करा दी है, यूज दिस। बी काउंटेबल है, सी उसका सबसेट है, तो सी कैसा हो गया, तो इसलिए सी इज काउंटेबल,
सी इज काउंटेबल। अगर सी काउंटेबल है तो दैट इज, इसका क्या मतलब है, सी इक्विवेलेंट टू एन, तो सी में ऐसे एलिमेंट होंगे। तो सी में कैसे एलिमेंट होंगे बताओ। तो लेट सी, इसलिए सी बराबर, या लेट सी बराबर, सी में एलिमेंट मान लो, सी सेट में एलिमेंट C1 C2 C3। बेटा बहुत सही से समझते चले, राइट। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं इधर, ऊपर रफ कर लेता हूं। ये मेहनत बेकार मत कर देना मेरी, इतना तसल्ली से इसे बता, कल के बाद तो राजधानी से बना देंगे इस टॉपिक को, ये ध्यान रखना, बहुत ताबड़तोड़ लिखेंगे फिर, क्योंकि सारे कंसेप्ट हम सिखा चुके होंगे आपको, इसलिए तसल्ली से आपको बताया जा रहा है यहाँ पर क्लियरली। फिर हम बड़ा तेजी से कराएंगे इसको, एक बार कंसेप्ट समझ में आए तो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्लियरली। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, यस और नो, मैं बताता हूं, गौर करना। इधर देखो ए यूनियन बी, अगर ए के एलिमेंट सपोज, अब ये सकल सूरत मन देख लेना कि यहाँ पे B1 B2 B3 है, यहाँ पे A1 A2 A3 है, A1 B1 वाले में कैसे जा सकता है, अरे ये इनफाइनाइट सेट है यार, क्या इनफाइनाइट तक Bn को लिख सकते हो, कैसे लिख लोगे भाई। तो मे बी कि ये वाले एलिमेंट बी में अगर हैं, और हैं भी तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आप यूनियन लेंगे तो एक ही बार तो लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी में भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 4 5, तो ए यूनियन बी का मतलब वो एलिमेंट एक ही बार लिखे जाएंगे 4 5। ओके, रिपीट तो नहीं होंगे ना, ठीक है क्लियर। अब ए यूनियन बी, ये बात ध्यान, अब ए यूनियन सी देखो, सी में कौन से एलिमेंट नहीं है, सी में क्या है कि सी में सेट ए के एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सी बराबर क्या है बी माइनस ए, सेट बी में से किसके एलिमेंट निकाल दिए गए ए के, तो सी सेट में ए सेट के एलिमेंट नहीं है, और उसी का सी सेट में ए के एलिमेंट नहीं है और ए के साथ ही यूनियन है, तो फिर क्या मजाक है, दोनों बराबर होंगे। हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर हो रही है कि नहीं। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, कैसे, ये दिमाग में मत ले आना कि सी सबसेट है सब बी का, है ना, सी सबसेट है बी का और ए का ही यूनियन लिख रहा है, तो दोनों बराबर कैसे, वो बराबर इस वजह से कि यहां हमें दिख रहा है क्लियरली कि बी में से ए के एलिमेंट निकाल दिए गए, बी में से किसके एलिमेंट निकाल दिए गए, ए के, तो यहाँ पे देखो सी में, सी सेट में वो एलिमेंट नहीं है, सी सेट में सेट बी के एलिमेंट तो हैं लेकिन ए के नहीं है, और सी में ए के एलिमेंट नहीं तो ए के साथ ही यूनियन ले लिया, राइट। यहां से देखो बेटा फिर समझ लो, बी सेट ये है, ए सेट ये है, ए फाइनाइट है, ए के एलिमेंट हो सकता है कि इसमें हो, जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो एलिमेंट एक ही बार आएगा, लेकिन यहाँ सी सेट में ए सेट के एलिमेंट ही नहीं है क्योंकि बी माइनस ए से लिखा गया है, तो सी सेट में ए के एलिमेंट नहीं है और सी का यूनियन मैंने ए के साथ ले लिया, इसका मतलब इधर किसके एलिमेंट आ गए, ए के और सी के। ठीक, ओके, और यही बराबर किसके होगा बताओ, देखो ए और सी का यूनियन लिख दो, तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AM, C1 ढूंढो मैपिंग, अप मैपिंग बनाओ, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, सबसे इंटरेस्टिंग है ये मैपिंग डिफाइन करना, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, मैंने लिख दी F such that N to A यूनियन C, क्योंकि A यूनियन B को तो हमें दिखाना ही है, तो मैपिंग हमने इसकी डिफाइन कर दी, और एज कैसे डिफाइन की, F ऑफ N इक्वल टू, या K लिख लिया चलो,
कुछ भी लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने यहाँ कह दिया बेटा 1 है, तो k इक्वल टू कितना 1 2 3 डॉट डॉट m, क्योंकि k की जगह बर रखूंगा नेचुरल नंबर में से, तो 1 की इमेज a1, यहां से ये 2 की इमेज a2। अब आगे c1 c2 भी तो बैठे हैं, तो मैंने इसके लिए लिख दिया c k माइनस m, और यहां कह दिया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1। आ गए इनफाइनाइट एलिमेंट, आ गए। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू m प्लस 1 रखोगे तो m प्लस 1 माइनस m कैंसिल होके c1 बचा, राइट। तो m प्लस 1 की इमेज क्या हो गई c1। आगे आपने रखा k की वैल्यू m प्लस 2, तो क्या बचेगा यहाँ m प्लस 1, राइट। तो क्या बचेगा cm प्लस 1। अरे भाई आपने यहाँ पे रखोगे तो c1 बचेगा, m प्लस 2 बचोगे तो c2 मिलेगा, तो m प्लस 2 की इमेज क्या हो जाएगी c2। तो इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाई दैट f इज, दिख रहा है साफ साफ, f इज 1 1 एंड ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू, f आपका 1 1 और ऑन टू है, राइट। जब f आपका 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या, इम्प्लाई दैट a यूनियन c इक्विवेलेंट टू है, ठीक, इक्विवेलेंट टू है। अब ये देखो a यूनियन c बराबर किसके है, a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b इक्विवेलेंट टू n, क्या मतलब है, तो इसलिए a इम्प्लाई दैट a यूनियन b इज डिनोमिनेबल, a यूनियन b इज डिनोमिनेबल। अब a यूनियन b डिनोमिनेबल है तो कैसा है फिर, तो इसलिए a यूनियन b इज काउंटेबल, खत्म इस केस में, a यूनियन b इज काउंटेबल, राइट। केस थर्ड पे जाओ। डिनोमिनेबल वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिनोमिनेबल वर्ड सिर्फ इसलिए यूज किया गया इनफाइनाइट सेट के लिए ताकि आप ये समझ सकें कि उसके बीच में एक मैपिंग है एन टू दैट सेट, जो कि 1 1 और ऑन टू है। ओके, इसके बाद है बेटा केस थर्ड। देखिए केस थर्ड में मैंने क्या कहा, केस थर्ड मेरा ये है, मैंने मान लिया लेट ए एंड बी आर डिनोमिनेबल, डिनोमिनेबल का मतलब ही इनफाइनाइट सेट है बेटा, डिनोमिनेबल। तो इम्प्लाई दैट क्या, a इक्विवेलेंट टू n एंड b इज इक्विवेलेंट टू n, ये दोनों अगर इक्विवेलेंट n है तो इम्प्लाई दैट लेट, मान लो लेट सेट a को अब मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया बेटा, मैंने कह दिया a1 a2 a3 डॉट डॉट, अब an है। उस केस सेकंड में तो वो फाइनाइट माना था इसलिए m तक था, अब ये डॉट डॉट है, ऐसा मत कहते ना कि केस सेकंड में तो आपने सब फाइनाइट माना था, एक अरे वहां माना था a इक्विवेलेंट टू n, तब इसलिए लिखा था ये m तक। अब मैं क्या मान रहा हूं, डिनोमिनेबल, ठीक है। एंड b बराबर, b इक्विवेलेंट n के है तो b बराबर क्या लिख दूं मैं, एंड b बराबर वही b1 b2 b3 डॉट डॉट, ऐसे ही छोड़ दो। फिर लिखा मैंने c बराबर लेट c बराबर b माइनस ए एंड c सबसेट ऑफ b। तो c सेट में किसके एलिमेंट नहीं है, c सेट में सेट a के एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिख दूं मैं यहां से, तो a यूनियन b, अभी अभी समझ आ चुका हूं, a यूनियन b बराबर a यूनियन c, क्या लिख दूं बताओ, a1, हाँ। अब इसको देखना, मैं गड़बड़ कर रहा हूं, कर दूंगा गड़बड़। मैंने क्या कहा था, काउंटेबिलिटी, मैंने कल एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि काउंटेबिलिटी का मतलब है कि किसी सेट को हम काउंटेबल देख रहे हैं और 1 1 ऑन टू मैपिंग बनानी है, तो हमने एक वर्ड यूज किया था पिकअप द एलिमेंट, लिस्टेड द एलिमेंट एंड टू फॉर्म इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मैंने इनफाइनाइट सीक्वेंस बनाता हूं, यहां से यूनियन मैंने लिख दिया a1 a2 a3 डॉट डॉट, और फिर c1 c2 c3 डॉट डॉट।
नाउ कंसीडर ए सीक्वेंस एस, नाउ ए यूनियन सी एस, यहां से लिखा सीक्वेंस फॉर्म में A1 C1 कॉमा A2 C2 कॉमा A3 C3 इस टाइप से, राइट। नाउ डिफाइन ए मैपिंग, बेटा बस ये इंटरेस्टिंग है, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, यही इंटरेस्टिंग है, बस मैपिंग। हाँ जी, f ऑफ n बराबर डिफाइन ए मैपिंग, सॉरी, f सच दैट n टू A यूनियन C एज डिफाइंड एज, मैंने लिखा Fn। बताओ क्या लिखूंगा, दिमाग पर जोर थोड़ा सा डालिए। n की वैल्यू बर रखूं तो A1 इमेज हो जाए। सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस का ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सीक्वेंस अगर वर्ड इस्तेमाल किया है, मैंने लिखा A यूनियन C है एज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस सब पे आती है, पढ़ाई गई है, कहा है यूट्यूब चैनल पे, पढ़ी है, पढ़ लो, पूरी सीक्वेंस डाल दी है मैंने। सीक्वेंस अगर है तो सीक्वेंस का मतलब है हम एलिमेंट के ऑर्डर को कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसा है उसी पोजीशन में रहने दें। तो मैंने यहाँ पे ये A1 C1, तो सीक्वेंस का ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। तो कहने का मतलब है A1 A2 A3 किस किस पोजीशन पे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो मैंने यहाँ लिख दिया A n प्लस 1/2 व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड। लगाओ दिमाग। नेचुरल नंबर के सेट में से सीक्वेंस की अगर बात हो रही है, मैपिंग क्या है यहाँ, n टू A यूनियन C, n क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या है, n है। तो जो नेचुरल नंबर यहाँ आना है, नेचुरल नंबर ही तो आएगा, है ना। अब यहाँ पे A1 लाना है मुझे, तो मैंने लिख दिया A के सफिक्स में, क्या है सफिक्स में, n प्लस 1/2, n की जगह पर रखना, तो 1 प्लस 1 एंड 2/2 आ गया A1। यानी नेचुरल नंबर 1 की इमेज क्या आ गई, A1, और n बराबर 3 रखना, n की जगह 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4/2, तो 3 की इमेज क्या आ गई, A2, राइट। अब इमेज के लिए क्या क्या बचना है, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या है कि A यूनियन C जो है वो कोडोमेन है, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की प्रीमेज हो, तो इनकी तो प्रीमेज मिलना स्टार्ट हो गई, है ना। जैसे n की जगह बर रखा तो A1 की प्रीमेज 1 अंडर F, n की जगह क्या रखा मैंने, 3, है ना। जैसे 3 रखूंगा तो A2 की प्रीमेज 2, राइट। अब मुझे C1 C2 की प्रीमेज और बनानी है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ऑर्डर तो आ चुका है, तो मैंने लिख दिया Cn/2, क्या, व्हेन n इज इवन। दिमाग खर्च करो। अब नेचुरल नंबर के सेट में से इवन रख दो, यहाँ n की जगह पहले क्या रख रहे थे हम, n की जगह 1, तो यहाँ 1 आ गया, राइट। A1 की प्रीमेज 1 हो गई, या A1 की इमेज A1 हो गई। अब n की जगह 3 रखा तो 3 की इमेज A2 हो गई, राइट। अब मैंने 2 रखा, इवन नंबर 2, नेचुरल नंबर के सेट में 2, तो 2 की इमेज 2/2 C1 हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए F इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू है मैपिंग n टू A यूनियन C, तो इंप्लाई दैट A यूनियन C इज इक्विवेलेंट टू n, और A यूनियन C बराबर ही किसके है, A यूनियन B, दैट, तो इंप्लाई दैट A यूनियन B इज इक्विवेलेंट टू n, इसलिए A यूनियन B इज डिनोमिनेबल, और डिनोमिनेबल सेट काउंटेबल, डिनोमिनेबल, इसलिए A यूनियन B इज काउंटेबल, A यूनियन B इज काउंटेबल, थ्योरम खत्म, A यूनियन B इज काउंटेबल, ये कंप्लीट है। कल फिर मिलते हैं आपसे नई थ्योरम के साथ। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई कष्ट होगा, एक बार घर जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।